नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मेडावल हिस्ट्री का पहला पार्ट पढ़ेंगे जो कि है अरबों का आक्रमण। इससे पहले हम लोग ने इस्लाम धर्म के बारे में पूरी जानकारी ले लिए थे। तो इस्लाम धर्म तलवार के नोक पर या प्रचार करके जन जन तक इस्लाम धर्म को पहुंचाना चाह रहे थे। इसी एवज में वो लोग सिंध पर भी आक्रमण करते हैं। तो इसकी जानकारी लेने से पहले हम लोग थोड़ी सी अपनी भारतीयों की स्थिति जान लेते हैं। उस समय भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए फैला हुआ था। तो गुप्त साम्राज्य के बाद कोई ऐसी केंद्रीकरण शक्ति नहीं रही भारत में। हर्षवर्धन काल तक कुछ ठीक ठाक रहा। उसके बाद भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट चुका था। कभी चंदेल राजवंश, कभी परमार राजवंश, ऐसे छोटे छोटे राजवंशों में बंट चुका था। सामाजिक स्थिति, जाति भेदभाव उतना नहीं था तो भी कुछ हद तक था। और स्त्रियों को पर्दा पर के अंदर रहने के नहीं रहती थी ज़्यादा। पुरुषों में के काम में सहयोग क्या करती थी। लेकिन लड़कियां एक से ज़्यादा शादी नहीं करती थी, जबकि पुरुष को अनुमति था शादी करने का। आर्थिक स्थिति क्या था, तो यहाँ के लोग अधिकांश सात्विक भोजन क्या करते थे, शराब, लहसुन, प्याज ये सब का सेवन कम क्या करते थे। व्यापारिक लेन देन, देखिए व्यापारिक लेन देन क्या है। तो ऐसा नहीं कि अरब ने हम लोग पे सीधा आक्रमण कर दिया और हम लोग का अरब से कोई नाता नहीं था। अरब के जो व्यापारी हैं वो अपना तलवार, खजूर, घोड़ा, शराब ये सब बेचने के लिए भारत आते थे। और यहाँ से चंदन की लकड़ी, शीशम, बांस, शीशा, हीरा ये सब ले जाके अरब या अरब से बाहर के देशों में, मिस्र में बेचा करते थे। संस्कृति भी हम लोग का ठीक ठाक था। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, बल्लभी विश्वविद्यालय ये सब संस्कृति केंद्र हुआ करता था हम लोगों का। तो देखिए सबसे पहले जब उमर खलीफा हम आप लोग को पढ़ाए थे, तो उमर खलीफा के टाइम में सर्वप्रथम आक्रमण 636 ईस्वी को हुआ था, लेकिन ये असफल हुआ। उसके बाद देखिए ये लोग बहुत दिन से चाह रहे थे कि भारत पर युद्ध करे, जो कि सिंध पर युद्ध करने की सोच रहे थे, लेकिन इन्हें कोई अवसर नहीं मिला। तो पहला अवसर कब मिलता है, जब श्रीलंका जो नीचे है, भारत के नीचे, श्रीलंका के शासक के द्वारा जहाज में, कहा जाता है कि कुछ 8 जहाज होते हैं, 8 जहाज में कुछ बहुमूल्य उपहार और लड़कियां जिनके पिताजी का डेथ हो चुके हैं, अनाथ लड़कियों को उपहार के स्वरूप श्रीलंका शासक खलीफा को भेजते हैं। और जब सिंध के रास्ते से, अरब होते हुए सिंध के रास्ते से जाते हैं, अरब सागर होते हुए, तो सिंध के पास उसे लूट लिया जाता है डाकुओं के द्वारा। खलीफा कौन थे उस टाइम में, सीरिया के दमिश्क में जो रहते थे, सीरिया की राजधानी दमिश्क में जो रहते थे, वलीद। और उन्होंने इराक का सूबेदार नियुक्त किया था अल हजाज को। तो अल हजाज वलीद से अनुमति लेके दाहिर से कहता है कि वो सामग्री उसे वापस किया जाए या उसका हर्जाना दिया जाए, कि तुम्हारे इलाके में लूटपाट हुई है। तो दाहिर साफ इस चीज़ से इनकार करता है। वो कहता है समुद्री लुटेरों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। तो दाहिर को सजा देने के लिए अल हजाज 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह को आक्रमण के लिए भेजता है। और उबैदुल्लाह आक्रमण करता है, लेकिन वो हार जाता है और मारा गया। उसके बाद बुदेल को भेजता है, तो बुदेल भी कुछ खास नहीं कर पाया और असफल हुआ। तो पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी को कौन करता है, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। मोहम्मद बिन कासिम जो इराक के सूबेदार थे अल हजाज, उसके दामाद भी थे एक तरह से और भतीजा भी थे। उस समय मोहम्मद बिन कासिम का उम्र मात्र 17 वर्ष था। सिंध के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। सिंध का शासक उस समय दाहिर था। दाहिर के पिता चच सिंध के शासक को हटा के खुद गद्दी संभाले। उसके बाद चच के मरने के बाद चच का जो एक भाई था, जो दाहिर का चाचा, चंद गद्दी पर बैठता है। तो चंद का पुत्र और दाहिर में गद्दी को लेके थोड़ी सी तानातानी होती है। तो आखिरकार दाहिर शासक बनता है। तो सिंध का शासक कौन बना, दाहिर, जिस टाइम मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है। राजधानी सिंध का कौन था, आरोर। तो देखिए युद्ध का थोड़ा सा वर्णन हम लोग जान लेते हैं। तो आरोर जो राजधानी था उससे देवल मात्र 150 मील दूर था।
लेकिन दाहिर कुछ उतना ध्यान नहीं देता है कि मोहम्मद बिन कासिम युद्ध करेगा, तो उससे अच्छा है हम लोग पूर्वी तट को सुरक्षा देते हैं, क्योंकि ये पश्चिमी हो गया, ये पूर्वी हो गया, तो पूर्वी इलाके को ज़्यादा तवज्जो देता है कौन, दाहिर। तो मोहम्मद बिन कासिम देवल पर आक्रमण करता है। देवल पे आक्रमण करता है तो देवल का जो उस टाइम में कोई सूबेदार था वो दाहिर के भतीजा था। वो क्या करता है, 4000 राजपूतों के साथ मिलकर युद्ध करता है मोहम्मद बिन कासिम से, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ता है और न्योन पर विजय प्राप्त करता है। तो न्योन पर जब विजय प्राप्त करता है मोहम्मद बिन कासिम, तो उस समय वहाँ पे जय सिंह था। जय सिंह कौन है, तो दाहिर का पुत्र है। दाहिर क्या कहता है जय सिंह को, तुम ब्राह्मणाबाद चले आओ, तुम ब्राह्मणाबाद चले आओ। और जय सिंह वही करता है, पापा के बुलाने पर चले जाता है कहाँ, ब्राह्मणाबाद, और पुजारी के हाथों सौंप देता है कि तुम मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध करो। और जो दाहिर जो था वो ब्राह्मण था, और जो ब्राह्मण था अधिकांश जो सिंध पे उस टाइम में जो जाति रहते थे, जो वो बौद्ध धर्म के ज़्यादा अनुयायी थे। तो ये लोग क्या करते हैं, ये पुजारी आत्मसमर्पण कर देते हैं, जय सिंह के जाने के बाद आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम आराम से नौन विजय कर लेता है। उसके बाद सहबान विजय करता है। तो सहबान का सूबेदार उस टाइम कौन था, शासक कौन था, तो दाहिर का भाई था, चचेरा भाई बाजरा। तो जब देखता है मोहम्मद बिन कासिम आ रहा है युद्ध के लिए, तो क्या करता है, बाजरा भाग जाता है। तो आराम से मोहम्मद बिन कासिम सहबान को जीत लेता है। उसके बाद धीरे धीरे मोहम्मद बिन कासिम शीशम की तरफ आगे बढ़ता है और यहाँ के जाटों पर विजय प्राप्त करता है, और जाटों को स्वीकारता है, सभी जाट स्वीकार लेता है कि हम आपका सहयोग करेंगे। तो ये सब दाहिर देखते रहता है। फिर दाहिर सोचता है एक निर्णायक युद्ध मुझे करना ही पड़ेगा मोहम्मद बिन कासिम के साथ। तो देखिए क्या होता है, राजौर के जगह पर मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में युद्ध होता है। कब, 20 जून 712 ईस्वी को किसके बीच युद्ध होता है, दाहिर और कासिम के बीच में। तो युद्ध में दाहिर पूरा साहस के साथ लड़ता है और आखिरकार दाहिर मारा जाता है। तो दाहिर आखिरकार मारा जाता है, और इनकी पत्नी जो होती है रानी बाई, ये क्या करती है, कुछ अपने सहयोगी स्त्रियों के साथ मिलकर मतलब जोहर कर लेती है, मतलब अपने आप को आग में समर्पित कर लेती है। ऐसे भी मोहम्मद बिन कासिम जब युद्ध के लिए आया था तो उसके पास 6000 घुड़सवार, 6000 ऊँट और 3000 ऊँट का रथ था, जिस पे वो सामान लाद के आया था युद्ध करने के लिए। तो एक बड़ी सेना थी इसके पास भी। और उसके बाद मकरान के जो सूबेदार थे वो भी मोहम्मद बिन कासिम के साथ हो गए थे। तो यहाँ से दाहिर की मृत्यु होती है और उसकी पत्नी क्या करती, आग में अपने आप को समर्पित कर देती है। जय सिंह क्या करता है, राजौर से भाग के कहाँ चले आता है, ब्राह्मणाबाद। तो पहले तो जय सिंह कहाँ से भागा, न्योन से भागा, फिर कहाँ से भाग गया, राजौर से भाग के कहाँ पा गया, ब्राह्मणाबाद। ब्राह्मणाबाद में मोहम्मद बिन कासिम और जय सिंह के बीच में युद्ध होता है। तो इस युद्ध में जय सिंह चित्तौड़ भाग जाता है और मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर अपार संपत्ति को लूटता है। और दाहिर की एक और पत्नी होती है लाडी, और उसकी 2 पुत्री होती है, सूर्य देवी और परमल देवी। किसकी पुत्री होती है, तो दाहिर का 2 पुत्री, सूर्य देवी और परमल देवी। इसको प्राप्त कौन करता है, तो मोहम्मद बिन कासिम। और इस सूर्य देवी और परमल देवी को खलीफा के पास भेज देते हैं, कौन, मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका कहानी भी आपको सुनने का मिलेगा, थोड़ी सी इंतज़ार कीजिए। उसके बाद क्या करता है, और एक आदेश देता है कि 17 वर्ष के ऊपर जितने भी हैं उसका कत्ल कर दिया जाए, जो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करते हैं। उसके बाद सिंध की राजधानी अरौर पर विजय प्राप्त करता है, कौन, मोहम्मद बिन कासिम। तो जब राजा ही चला गया तो कौन युद्ध करेगा, तो यहाँ विजय प्राप्त कर लेता आसानी से। उसके बाद आगे बढ़ता है और मुल्तान का विजय
करता है। मुल्तान का विजय में उसको इतना सोना मिलता है, इतना सोना मिलता है मोहम्मद बिन कासिम को कि वो सोने का नगर इसको कहने लगता है। उसके बाद ये अरबों का अंतिम आक्रमण था। देखिए मोहम्मद बिन कासिम का जो ये युद्ध का वर्णन है वो कहाँ मिलेगा, तो चचनामा में मिलता है। चचनामा किसने लिखा था, अली अहमद। ये एक फारसी ग्रंथ है जिसे अली अहमद ने लिखा था। तो उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम का मृत्यु के बारे में हम कहानी सुन लेते हैं। इसके मृत्यु का दो कहानी इतिहासकार जिक्र करते हैं। पहला चचनामा के द्वारा। चचनामा में बताया गया है कि मोहम्मद बिन कासिम दाहिर की जो दो पुत्री होती है सूर्य देवी और परमल देवी को खलीफा के पास भेजता है। तो खलीफा के पास सूर्य देवी और परमल देवी कहती है कि हमें मोहम्मद बिन कासिम ने अपने हरम में 3 दिन तक रखा और मेरे सतीत्व को भंग कर दिया। तो इससे गुस्सा होता है खलीफा और आज्ञा देता है कि बैल के खाल में मोहम्मद बिन कासिम को मेरे पास लाया जाए। तो इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम को बैल के खाल से लाया जाता है, तो जिसमें दम घुटने के कारण मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। तो बाद में पता चलता है कि ये दोनों झूठ बोल रही थी, अपने पिता की मृत्यु का बदला ले रही थी मोहम्मद बिन कासिम से। तो बाद में जो रहते हैं सूबेदार खलीफा, वो क्या करते हैं, इन्हें दीवार में चुनवा देते हैं। तो ये कहानी हो गया। दूसरा कहानी सुलेमान को लेके है। वलीद की मृत्यु हो जाती है, उसके इराक का जो सूबेदार था अल हजाज की भी मृत्यु हो जाती है। तो गद्दी पर, खलीफा के गद्दी पर कौन बैठता है, सुलेमान। सुलेमान का अल हजाज से कटुता संबंध रहता है। तो वो मोहम्मद बिन कासिम को बोलता है, हो गया भाई, अब आ जाओ, अब युद्ध वुद्ध नहीं करना है, और इसको कहीं भेज देता है, जिसके कारण इसको बहुत कष्ट दिया जाता है और कष्ट के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद बिन कासिम का। तो इतिहासकार चाहे कुछ भी हो, हमें कहानी जो सुना है वो चचनामा के अनुसार था। तो देखिए अरब जो आक्रमण किया उसका परिणाम क्या निकला। तो अरब जो है पहली बार जजिया कर लगाया। जजिया कर क्या होता था, गैर इस्लामिक होते थे उस पर एक कर लगाया जाता था जिसे जजिया कर बोलते थे। दिरहम का सिक्का चलाया पहली बार अरबों ने, जो सिंध के प्रांत में थे जहाँ पे ये लोग रहे, तो वहाँ पे दिरहम का सिक्का चलाया। उसके बाद खजूर की खेती करना सिखाया भारतीयों को और ऊँट पालना प्रारंभ करवाया। कि मतलब हम लोग जो भारतीय थे वो खजूर की खेती नहीं जानते थे और ऊँट पालना नहीं जानते थे। ये लोग ऊँट पालना और खजूर की खेती करना यहाँ के आदमियों को सिखाया। ताकि रेगिस्तान में तो अरब की तरफ तो ऊँट ही होता है, रेगिस्तान है। उसके बाद भारतीय ज्योतिष कला, चिकित्सा, गणित का अरबों तक फैलता है। उसका अरबी भाषा में अनुवाद होता है। उसके बाद पंचतंत्र जो कि 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में लिखा गया है, इसका भी परिचय बाहरी दुनिया को इससे भी होता है। तो हम लोग आज मोहम्मद बिन कासिम के बारे में इतना जानकारी ले लिए, आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा और आपको सुनने में भी अच्छा लगा होगा। तो आप लोग सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इसके बाद हम दूसरा वीडियो लेकर आएंगे मोहम्मद गजनबी का। थैंक यू।